मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं सभी साथियों का। तो प्यारे दोस्तों, आपकी हिंदी भाषा विज्ञान की जो क्लास चल रही थी उसमें अपन पिछली क्लास की 3 क्लासें अपन पढ़ चुके हैं और आज अपन चौथी क्लास पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं क्लास नंबर 4 पर अपन चर्चा करेंगे। क्लास नंबर 4 ये आपकी क्लास नंबर 4 आपकी रहने वाली है। भाषा विज्ञान पर अपन पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि इसमें अपन ने राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राजभाषा की भारत के संविधान में स्थिति, इसको भी अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और इससे भाषा से संबंधित अन्य प्रावधान थे भारत के संविधान में, जैसे आपका भाग 15 है, भाग 5 है, 120 अनुच्छेद 120 की 2 धाराएं पढ़ाई, और भाग आपका 6 है, उसमें मैंने आपको अनुच्छेद 210 पढ़ाया, 8वीं अनुसूची पढ़ाई, 8वीं अनुसूची की भाषाएं बताई है ना, कब कब आपकी कौन सी भाषा को शामिल किया गया, ये सारी बातें अपन ने पिछली क्लास में कर ली थी। और एक मैंने आपको राजभाषा आयोग का गठन बताया था। 7 जून 1955 को बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसमें 20 सदस्य और एक अध्यक्ष थे, यानी 21 सदस्यों का आपका जो पूरा राजभाषा आयोग था। और एक ही बार गठन किया गया है, अभी फिर दोबारा कभी गठन इसका हुआ नहीं है, ऐसा है। तो राजभाषा आयोग अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब इसके बाद में आज अपन जो नई शुरुआत करेंगे भाषा विज्ञान की, इसमें अपन राजभाषा अधिनियम 1976 को देखेंगे। देखिए, तो आपका यहाँ पर ये है आपकी भाषा विज्ञान, और इसमें अपन आज जो पढ़ने वाले हैं भाषा विज्ञान में राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1976, अधिनियम 1976। उन्नीस सौ छिहत्तर की चर्चा करेंगे। तो देखिए, सन 1976 में भारत सरकार के सन 1976 में भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम विभाग ने राजभाषा अधिनियम विभाग ने राजभाषा नियम राजभाषा नियम के रूप में अधिसूचना जारी की। राजभाषा नियम के रूप में जारी की। इसमें सभी राज्यों को ये मुख्य बात है, 3 श्रेणियों में बांटा गया। 3 श्रेणियों में बांटा गया। अब वो 3 श्रेणियां कौन सी थी, अब मैं इसको साफ स्पष्ट तरीके से आपको बता देता हूं।
कि राजभाषा अधिनियम 1976 था, इसके तहत राजभाषा अधिनियम विभाग ने राजभाषा नियम के रूप में अधिसूचना जारी की। सभी राज्यों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। 3 श्रेणी कौन कौन सी थी, जिसको मैंने कै ख गे बताया, ए व से बता दो, चाहे ABC बता दो, बात तो एक ही है। तो 3 श्रेणियों में बांटा गया। उनमें आपको मैं बता देता हूं कि एक तो कै क्षेत्र था, तो कै क्षेत्र में हिंदी भाषी क्षेत्रों को शामिल किया गया। हिंदी भाषी क्षेत्रों में कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से केंद्र प्रशासित थे, इनको भी अपन अभी देखेंगे तुरंत ही। इसके अलावा आपको बता देता हूं मैं, एक केंद्र सरकार के साथ में जिन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों को अपनाया, वो ख क्षेत्र था, और केवल अंग्रेजी को अपनाने वाले थे, वो था आपका ग क्षेत्र। क्लियर है? तो ये 3 क्षेत्रों में राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार 3 श्रेणियों में सभी राज्यों को बांट दिया गया, ताकि लड़ाई नहीं हो। वो आगे पहले 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को बढ़ाया गया था, तो अंग्रेजी को फिर आजीवन के लिए बढ़ा दिया गया राजभाषा संशोधन अधिनियम 1963 के तहत। तो जब आजीवन के लिए बढ़ा दिया गया तो फिर इनमें लड़ाई छिड़ गई, तो फिर 3 क्षेत्रों में इनको बांट दिया। किस नियम के तहत? राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत। 3 श्रेणी कौन सी थी? कै ख ग कह दो, ए व से कह दो, चाहे ABC कह दो। ठीक है ना, बात वही है। तो देखिए, हिंदी भाषी क्षेत्र में आपका कै क्षेत्र आता था, वो हिंदी भाषी क्षेत्र था। सबसे पहले अपन देखेंगे अपन का कै क्षेत्र, है ना। तो देखो, हिंदी भाषी क्षेत्र नंबर 1 पर आपको देखना है, हिंदी भाषी क्षेत्र। हिंदी भाषी क्षेत्र, और हिंदी भाषी क्षेत्र का नाम आपका है कै क्षेत्र। कै क्षेत्र कह दो, चाहे इसको ए क्षेत्र कह दो, चाहे ए क्षेत्र कह दो, कुल मिला के आपका ए नंबर पर यही आएगा। अब इसमें कितने राज्य शामिल थे और कौन कौन सा केंद्र प्रशासित शामिल था कै क्षेत्र में, जिन्होंने केवल हिंदी को अपनाया? इसको और डिटेल से पीछे लिख दूंगा मैं, आपको अभी इतना ही लिखना है। तो इसमें देखो, एक तो हरियाणा था, जिन्होंने हिंदी को अपनाया, हरियाणा था। एक हिमाचल था, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश था, हरियाणा और हिमाचल, है ना। और राजस्थान के भाईबंद देख लो आप, देखो ये राजस्थान, ये तो आपका राजस्थान, और राजस्थान के भाईबंद कौन है? आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में से कौन कट गया आपका? छत्तीसगढ़। ये कट के बना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बन गया। और छत्तीसगढ़ के बाद में आप यूपी देख लो, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में से कट के कौन बना था? उत्तराखंड। ये बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड, बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब बचा आपके पास में दिल्ली और बिहार। एक झारखंड और ले लो, झारखंड, 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 और एक था दिल्ली, एक कौन था? दिल्ली, और एक था बिहार। कौन था? बिहार। कितने राज्य हुए? 1 2 और 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इसमें 10 राज्य थे। कितने थे? 10 तो राज्य थे। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे अपन। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में कै क्षेत्र में कितने राज्य? 10 राज्य, यानी सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है। हिंदी को सबसे ज़्यादा बोला जाता है, राजभाषा के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली और बिहार, ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। कोई सा पूछ लेगा निम्नलिखित में से हिंदी भाषी क्षेत्र कौन सा नहीं है, ऐसे पूछ लेगा। तो ये थे 10 राज्य, रटने पड़ेंगे। अभी रटाता हूं मैं आपको। 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। वैसे तो 2 ही माने जाते हैं इनको, है ना। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश। उसमें कोई छोटा मोटा द्वीप समूह था, वो हट गया था। 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, एक तो अंडमान था
अंडमान और एक निकोबार था, निकोबार। ये दो केंद्र शासित प्रदेश थे, किसमें? हिंदी भाषी क्षेत्र में। अब देखो अपनी अपनी ट्रिक आप बना सकते हो, कैसे भी इनको याद करना है, आपको याद करना है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं, हरी ही रावी के दिल को। ट्रिक देखेंगे आप, हरी ही रावी के दिल को, रावी के दिल को, हरी ही रावी के दिल को, रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया। रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया, उत्तर में ले गया। हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर कहाँ ले गया? उत्तर में ले गया। अब देखना आपको, हरी से तो आपको याद रखना है हरियाणा, रख लिया हरियाणा। ही से क्या रखेंगे? हिमाचल, ही से हिमाचल। रा से राजस्थान, बी से बिहार, दिल से दिल्ली, से दिल्ली, मुंह से मध्य प्रदेश, जैसे झारखंड, बताओ छह से छत्तीसगढ़, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और उत्तर से आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब कौन रह गया देखो, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। हो गए क्या पूरे 10? देखो हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, राजस्थान, 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पूरे 10 राज्य हो गए ना। हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया, हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया। ये पूरे 10 राज्य आपको याद रखने हैं। ये कौन थे? आपके हिंदी भाषी क्षेत्र। हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया। हरी से हरियाणा, ही से हिमाचल, रा से राजस्थान, बी से बिहार, दिल से दिल्ली, मुंह से मध्य प्रदेश, जैसे झारखंड, छह से छत्तीसगढ़, और उत्तर से आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। याद हो जाएगा, बिल्कुल ये याद रखना। ये था आपका कै क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र। अब देखो दूसरे नंबर पर आप, याद तो आपको ही करना, हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया। हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर कहाँ ले गया? उत्तर में ले गया। दूसरे नंबर पर था आपका केंद्र सरकार के साथ हिंदी को अपनाने वाले राज्य। केंद्र सरकार की भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी। तो केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ हिंदी को अपनाने वाले राज्य वाले क्षेत्र, इसमें आपकी हिंदी शामिल है और प्लस अंग्रेजी दोनों होगी इसमें। ठीक है ना भाई? तो इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, इसमें कौन कौन से थे? एक तो गुजरात, एक महाराष्ट्र और एक था पंजाब। यानी ये 3 तो राज्य थे, 3 राज्य थे। और यदि बात करूं मैं एक आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़ था। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश था।
केंद्र शासित प्रदेश। तो आप देख रहे हो केंद्र सरकार के साथ हिंदी को अपनाने वाले क्षेत्र, यानी हिंदी अपना ली और केंद्र सरकार की भाषा थी अंग्रेजी। तो हिंदी और अंग्रेजी को अपनाने वाले कौन कौन थे? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। तीन तो राज्य है, तीन तो आपके क्या है? राज्य है, तीन तो आपके राज्य है। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश था। तो हिंदी और अंग्रेजी को अपनाने वाले केवल यही थे। समझ गए आप? अब आपका तीसरे नंबर पर कौन है? बचे कुछ सब अंग्रेजी को अपनाने वाले हो गए। तो 3 नंबर पर चलते अपन। शेष सभी राज्य संघ शासित क्षेत्र गे श्रेणी में आए। शेष सभी राज्य संघ शासित प्रदेश गै श्रेणी में आए, ग्रह श्रेणी में आए। ठीक है बात, ये लो साहब। तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती थी वो सबसे ज़्यादा लोगों ने किसको अपनाया? हिंदी को। तो राजभाषा अधिनियम 1976 क्या बताता है? भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम विभाग ने राजभाषा अधिनियम एक जारी किया और इसमें 3 श्रेणियों में बांट दिया। एक तो कै क्षेत्र था ये वाला पहला, जिसमें 10 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे 10 राज्य मैंने आपको रटा दिए, है ना। हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया। हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। केंद्र सरकार के साथ ये था आपका कै क्षेत्र। ये कौन सा था? आपका कै क्षेत्र था। ये कै क्षेत्र था जिसने हिंदी और अंग्रेजी को अपनाया और चंडीगढ़ इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश था। शेष सभी राज्य है वो या संघ शासित प्रदेश है वो गै श्रेणी में आए। ठीक है ना भाई। अब देखिए आप इनको एक नोट के रूप में लिख सकते, कै क्षेत्र के राज्यों के साथ नोट, कै क्षेत्र, कै क्षेत्र के राज्यों के साथ, कै क्षेत्र के राज्यों के साथ पत्र व्यवहार हिंदी में होगा। साथ पत्र व्यवहार हिंदी में होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र है ना। हिंदी में होगा किसी विशेष परिस्थिति में, किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष परिस्थिति में अंग्रेजी में पत्र लिखा जा सकता है, किंतु और है यहाँ पर, किंतु उसका अनुवाद हिंदी में भेजना होगा। किंतु उसका अनुवाद हिंदी में भेजना होगा। क्लियर है? ये था आपका कै क्षेत्र। कै क्षेत्र में पत्र व्यवहार हिंदी में अंग्रेजी में होगा। कै क्षेत्र में पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी में होगा। आपको ऐसे पूछ सकता केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के साथ रहने वाले राज्य कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब और चंडीगढ़। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपन को। और अगला आपका क्षेत्र था इसमें गै क्षेत्र।
तो गय क्षेत्र में पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में होगा। केवल अंग्रेजी में होगा। केवल किस में होगा बताओ? अंग्रेजी में होगा। बात क्लियर हो गई है अब तक की पूरी। कै ख क्षेत्र और गै क्षेत्र मैंने राज्य भी बता दिए और तीनों क्षेत्रों के बारे में विशेष बात थी वो भी मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। कै क्षेत्र के राज्य पत्र व्यवहार हिंदी में ही करेंगे, विशेष परिस्थिति आने पर अंग्रेजी में कर सकते हैं लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद साथ में भेजना पड़ेगा। ख क्षेत्र के राज्य है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में काम कर सकेंगे और गै क्षेत्र के राज्य है वो केवल अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल, ये तीनों क्षेत्र आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, अब चलते अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों पर। तो अब आपको लिखना है विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। ध्यान रखने योग्य वो बातें वो क्या क्या है वो देखिए आप। केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का उत्तर केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का जवाब अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देना होगा। हिंदी में ही देना होगा। बात समझ रहे हो? यदि केंद्रीय कार्यालय की भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है तो हिंदी में जो पत्र आया केंद्रीय कार्यालय में, हिंदी में जो आने वाला जो पत्र है तो हिंदी में आने वाला पत्र का उत्तर केवल हिंदी में ही होगा। ये फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है? चले, केंद्र सरकार के कार्यालयों में दूसरा पॉइंट देखेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होंगे। हिंदी व अंग्रेजी समझ गए आप? केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र होंगे, केंद्र सरकार में जो भी काम किया जाएगा, लेकिन वहां पर जो प्रपत्र रखे रहते हैं या रजिस्टर रखे रहते हैं तो उनका काम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होना जरूरी है। ये बात फिक्स ध्यान रखनी है अपन को। ये सवाल आपको ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, केंद्रीय कर्मचारी हिंदी और अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। केंद्रीय कर्मचारी हिंदी व अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकेंगे। हिंदी व अंग्रेजी दोनों को काम में ले सकते हैं। ये छूट किसको? केवल केंद्रीय कर्मचारी।
ठीक है। तो केंद्रीय कर्मचारी है वो हिंदी व अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकते हैं। हो जाएगा काम बिल्कुल क्लियर। चले आगे चलते हैं अपन। तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखनी है, मैं फिर से बता देता हूँ, गलती नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में। आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का मतलब आए हुए पत्र का जवाब अनिवार्य रूप से हिंदी में ही देना होगा। केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी प्रपत्र रजिस्टर हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होंगे। केंद्रीय कर्मचारी हिंदी व अंग्रेजी में टिप्पणी लिख सकते हैं। क्लियर है ना भाई। अब देखो इससे आगे चलते हैं अपन। तो आपको क्या लिखना है, 80% अधिक कर्मचारी, देखिए यदि 80% से अधिक कर्मचारी 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में कार्य करते हो, हिंदी में कार्य करते हो, हिंदी में कार्य करते हो, तो वहाँ टिप्पणी प्रारूप, तो वहाँ टिप्पणी प्रारूप आदि का काम केवल हिंदी में ही, प्रारूप आदि का काम केवल हिंदी में ही करने को कहा जा सकता है, केवल हिंदी में ही करने को कहा जा सकता है। इसका मतलब समझे आप कि यदि केंद्र सरकार में या कहीं पर भी 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी में ही कार्य करते हैं, तो वहाँ अपन टिप्पणी या प्रारूप, यहाँ देखो प्रारूप, प्रपत्र, प्रारूप, रजिस्टर, ये सब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होने चाहिए। लेकिन यदि 80% से अधिक कर्मचारी हिंदी वाले ही है तो टिप्पणी प्रारूप केवल हिंदी में करने को कहा जा सकता है। क्लियर है ना। ये सारी बातें अपन को बिल्कुल अच्छे तरीके से रट के पटक देनी है, किसी भी कंडीशन में रट दोगे एकदम। तो ये था अपन का राजभाषा अधिनियम 1976। क्लियर। चलो अगला देखते हैं अपन। अब अपन के सामने रही है एक तो हिंदी की या भाषा की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है भाषा की, और एक रही है अपन के सामने राजभाषा हिंदी की समस्याएं, है ना। तो अपन पहले छोटे रूप में आपकी राजभाषा हिंदी की समस्याएं इनको देख लेते हैं। तो राजभाषा हिंदी की समस्याएं। तो राजभाषा हिंदी के सामने क्या क्या समस्याएं हैं वो तो सभी को पता है, समस्या तो काफ़ी है। तो देखियो अधिकांश अधिकारी अंग्रेजी की भक्त है, एक तो ये समस्या है। अधिकतर कर्मचारी अंग्रेजी के भक्त है क्योंकि उनका चयन अंग्रेजी के आधार पर हुआ है, अंग्रेजी के आधार पर हुआ है। आपको इस बात को समझ में आ रहा होगा कि यदि आपका सिलेक्शन अंग्रेजी से हो जाए
तो क्या आप हिंदी की पढ़ाई करोगे? कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। फिर तो ये कहोगे अरे अंग्रेजी तो वेस्ट है, अंग्रेजी जैसी तो कोई भाषा ही नहीं है। ये राजभाषा हिंदी के सामने समस्या बनी है। और आजकल की दुनिया है वो सब एटीट्यूड में यही है कि अंग्रेजी के 4 शब्द बोलना सीख जाए, ओ माई गॉड और फलाना, और बस 10 15 20 शब्द रट रखे, सबसे वही बोलना, सब जगह जाना, वही करना। अरे कोई मतलब वाली बात नहीं है उसमें। कुछ भी लिखा जाता है, टाटा भी वही है, ताता भी वही है ना। कुछ भी तेन रखना है तो तेन भी वही है, टेन भी वही है। नॉलेज लिखनी है तो के पहले घुसेड़ो, पहले आपका आए साइकोलॉजी लिखनी है तो पी साइकोलॉजी लिखो। अरे भाई कोई उद्देश्य भी तो, जो बोला जाता है वो भी तो नहीं लिखा जाता उसमें। कहाँ पर लुप्त रह रहा है, कहाँ पर गुप्त रह रहा है। के कै कबूतर बनाना है आपको तो के से भी कै बन जाएगा, सी से भी कै बन जाएगा, क्यू से भी कै बन जाएगा। कहाँ क्या लिखे, कोई सिस्टम है क्या? आता पता ही नहीं है। तो इसलिए ये एक समस्या बन गई है कि अधिकतर कर्मचारी है वो अंग्रेजी के भक्त बन रहे हैं कि उनका चयन हमारा अंग्रेजी के आधार पर हुआ है। ये एक राजभाषा के सामने क्या है समस्या। नहीं तो पूरी दुनिया यदि चाहती कि राजभाषा हिंदी को इतना बड़ा चढ़ा दिया जाए, अंग्रेजी को बंद कर दिया जाए तो हो जाती। लेकिन लोग चाहते नहीं है इसको, तो वो श्रेष्ठ भाषा मानते हैं, इससे तो वो अपना ओहदा ऊंचा मानते हैं भाई अंग्रेजी बोलना जानते हैं हम। अगला देखिए आप, अंग्रेजी का व्यवहार करना उच्चता व गौरव की बात माना जाता है। अंग्रेजी में बात करना, बताई ना मैंने अभी आपको, उच्चता व गौरव की बात माना जाता है, की बात माना जाता है कि हम अंग्रेजी बोलने जानते हैं, हम ही सब कुछ है। सब हिंदी भाषी, हिंदी के बिना काम चलता ही नहीं है। आप हिंदी बोलना बंद कर दो, जो अंग्रेजी में एटीट्यूड दिखाते वो बंद कर दो, देखे नहीं कर सकते। हिंदी बोलनी पड़ेगी उनको, कहीं न कहीं बोलनी पड़ेगी, मजबूरी है। फिर भी वो समझते हैं अपने आप को। तो अंग्रेजी में बात करना उस तरह गौरव की बात माना जाता है। ये भी राजभाषा के सामने क्या है, एक समस्या बनी हुई है ना। लोगों में देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना विकसित नहीं है, कम है। मतलब लोगों में देशभक्ति व राष्ट्रीयता की भावना का विकास कम है, कम हुआ है। इससे भी हमारी हिंदी पर रोक लगी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। आता है टाइपिंग की समस्या है। की समस्या तुम सीखोगे नहीं तो टाइपिंग की समस्या तो आएगी। ठीक है ना। विदेशों में संपर्क की भाषा अंग्रेजी है, ये एक समस्या है। कहीं भी जाए तो अंग्रेजी लिखी मिलेगी। संपर्क भाषा अंग्रेजी है, ये भी एक समस्या है कि ठीक है तुमने कह दिया हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, लेकिन विदेश जाए तो क्या करें फिर, इसलिए अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है। तो ये भी एक समस्या बनी हुई है हमारी हिंदी के सामने कि विदेशों में संपर्क की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है ना। अधिकांश कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट है अंग्रेजी का प्रयोग करना उचित समझते हैं।
अधिकतर होगा। अधिकतर कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने हिंदी की समस्याएं बनी हुई है। तो ये थी मेन बात आपकी। अब मैं जो अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा वो क्या पढ़ाऊंगा, हिंदी भाषा या भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं किसमें, क्लास 5 में। ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से एक बार पूरे वो रिपीट कर देते हैं अपन। छोटी क्लासों से समझ में आ जाता है, ज़्यादा लंबी क्लास में फिर घूम जाते हैं अपन। तो अपन का देखिए, अपन ने पढ़ा है राजभाषा अधिनियम 1976 में भारत सरकार ने अधिनियम बनाया है और सभी राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा है। हिंदी भाषी क्षेत्र कै क्षेत्र में है, जिसमें आपका हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली और बिहार 10 राज्य है। 2 केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान और निकोबार। तो इसकी एक ट्रिक अपन ने बना ली, आप भी बना सकते हो। कैसे भी, हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया है। तो ये आपके पूरे 10 राज्य आपको याद करने हैं, तो करने ही है। आपको सवाल पूछ लेगा इन निम्नलिखित में से कै श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, ऐसे पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे। तो हरी ही रावी के दिल को मुझसे छीनकर उत्तर में ले गया। हरी से हरियाणा, ई से हिमाचल, रा से राजस्थान, बी से बिहार, दिल से दिल्ली, मू से मध्य प्रदेश, जय से झारखंड, छ से छत्तीसगढ़ और उत्तर से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार के साथ हिंदी को अपनाने वाले यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों थी गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब 3 राज्य है। चंडीगढ़ इसका केंद्र शासित प्रदेश है। और शेष सभी राज्य वो गैर श्रेणी में यानी अंग्रेजी को अपनाया इन्होंने। कै क्षेत्र के राज्यों का पत्र व्यवहार हिंदी में ही होगा और विशेष परिस्थिति में वो अंग्रेजी में पत्र व्यवहार कर सकते हैं, किंतु उनका अनुवाद हिंदी में भेजना पड़ेगा। और कै क्षेत्र में पत्र व्यवहार हिंदी व अंग्रेजी में होगा, दोनों में होगा। गै क्षेत्र में पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी में होगा। ध्यान रखने योग्य बात है, केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी में आगत पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना होगा और केंद्र सरकार के जो कार्यालय है उसमें पत्र और रजिस्टर है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारी हिंदी व अंग्रेजी दोनों में टिप्पणी लिख सकते हैं, इनको छूट है। 80% से अधिक कर्मचारी यदि हिंदी में ही काम करते हैं तो वहाँ टिप्पणी केवल हिंदी में लिखने को कह सकते हो तुम। राजभाषा हिंदी की समस्याएं हैं, ये मैंने आपको सारी समस्याएं यहाँ पर लिखा दी। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल मिलते हैं अपन नई क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों।